हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज के वीडियो में जो समझने वाले हैं मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल। कंट्रोलिंग करने की दो टेक्निक्स होती है, ट्रेडिशनल टेक्निक्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स। ट्रेडिशनल टेक्निक की मैं ऊपर वैल्यू पहले भी ही बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन या आई कार्ड में मिल जाएगी, आप जाके देख लेना। आज की वीडियो में समझने वाले हैं मॉडर्न टेक्निक्स, जो कि सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से यही यूज़ होती है। ज़्यादातर जो कंपनीज होती है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, और आज के ज़माने में नाम से बताना मॉडर्न टेक्निक्स। तो मॉडर्न टेक्निक जो आज के हम जनरेशन में यूज़ करते हैं और टुडे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आजकल यही यूज़ करती है। तो चलिए समझते हैं कि करके ये 6 टेक्निक्स होती है हमारे कुल मिला के, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब कि जो आपने पैसा लगाया बिजनेस में, उसका कितना रिटर्न आ रहा है, कितना वापस आ रहा है आपके पास, यानी कि आपके कुल मिला के प्रॉफिट्स, जो आपने कुल मिला के जो आपकी इनकम है, नेट इनकम, ईबीआईटी बोलते हैं, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जो आपने कमाया, इंटरेस्ट को अभी माइनस नहीं करा, उसमें से टैक्स को माइनस नहीं करा, और अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट कर देते हैं हम। तो वहां से पता चलता है कि आपने जो कमाया उसके रेशियो कितनी है, कितने रेशियो में वापस आ रहा है वो पैसा। मान लो कि आपने 100 रुपये लगाए, यह रेशियो मान लो कि 50% आ रही है आपकी, यानी कि 100 रुपये आपने लगाए, 50 रुपये आपके वापस आ गए। ये मतलब है, होता है ना कभी कभार, जितना ज़्यादा आपकी अच्छी रेशियो होगी ये वाली, उतना ही ज़्यादा आपके अच्छा खासा पैसा आप कमा रहे हो, इसका मतलब यही है। और अच्छा खासा आपकी परफॉर्मेंस है आपकी कंपनी में, बहुत अच्छी आप परफॉर्म कर रहे हो। जितना कम होगी, मान लो कि 20% है, इसका मतलब क्या है कि आप 100 रुपये लगाओगे, सिर्फ 20 रुपये ही कमाओगे। ये बहुत ही घटिया है, क्योंकि आपके फिर इसी हिसाब से आप बहुत ज़्यादा डिसाइड करते हो कि आपको लोन लेना है नहीं लेना, आपको आगे क्या करना है, ये सब इसके डिसाइड करते हो। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की हम परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए बनाते हैं कि आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है। वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से पता चलती है कि आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, कि भाई अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सब प्रॉफिट से पता चलेगा ना। डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस चेक कर जाएगी कि अलग डिपार्टमेंट में आप आरओआई लगा दो, आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो वहां से पता चल जाएगा कि भाई उसकी आरओआई कितना बेहतर है कितना घटिया है। वहां से मैं पता कर लूँगा डिपार्टमेंट को क्या करना है, उसको कैसा काम देना है। तो ये बहुत ही बेहतरीन होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए। दूसरा होता है हमारा रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस मतलब कि वही चीज़ जो अकाउंट्स का सेकंड पार्ट में भी एक की बुक में काफ़ी मोटे चैप्टर में से एक है। रेशियो एनालिसिस मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करो आप, जितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको एनालाइज करने का तरीका होता है रेशियोज के थ्रू। रेशियोज में रिलेशनशिप बना देते हैं, जैसे कि लिक्विडिटी रेशियो, सोलवेंसी रेशियो, प्रोफिटेबिलिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में हम लिक्विड पता करते हैं कि भाई इसकी लिक्विडिटी कितनी बढ़िया है, कितना जल्दी वो कैश में कन्वर्ट कर सकती है अपने एसेट को। सोलवेंसी में हम कितना ज़्यादा वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे कर सकती है। प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज़्यादा चेक होता है, ये काफ़ी ज़्यादा चेक होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आ जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में प्रॉफिट एनालाइज करते हैं। टर्न ओवर रेशियो में हम इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री की चेक करते हैं कि वो कितना जल्दी रिसोर्सेज को कन्वर्ट कर रही है, अच्छा खासा यूटिलाइज कर पा रही है। वो सब यहाँ पर रेशियो के थ्रू हम ऐसा परफॉर्मेंस को मेजर कर पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं। ठीक है, ये परफॉर्मेंस एनालाइज करने का तरीके होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग तीसरा होता है हमारा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये क्या होता है, दरअसल हम कुछ नहीं करते। जैसे कि हम बजट बनाते हैं, तो बजट बनाते हैं जैसे कि मुझे 1,000 सेल करनी है, ये मेरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन का बजट है। बजट मतलब कि मुझे ये टारगेट है, ये अचीव करना ही करना है। फिर मैं उसके हिसाब से मैं अलग अलग डिपार्टमेंट को टारगेट दूंगा कि ले पकड़ भाई, तुझे फिर 500 की प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, इतने की सेल करनी पड़ेगी, अलग डिपार्टमेंट टारगेट देगी। ये जो डिपार्टमेंट बनाना होता है इसे ही कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स के थ्रू जब अकाउंटिंग करते हैं, मतलब कि उसको टारगेट देते हैं और वहां पर मैनेजर अपॉइंट करते हैं, तो भाई तू इस डिपार्टमेंट का जिम्मेदार होगा, उसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग फिक्स करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बना के। बेसिकली जो 4 सेंटर्स होते हैं हमारे, जो अलग अलग जिनका काम होता है। कॉस्ट सेंटर में क्या होता है कि आपकी जिम्मेदारी है उस मैनेजर की कॉस्ट कम से कम करने की, कॉस्ट कंट्रोल करने की जिम्मेदारी होगी। ये हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, और परचेज डिपार्टमेंट कह सकते हैं, क्योंकि इनके क्या होता है, ये हमारा पैसा खर्च करते हैं, तो ये हमारा कॉस्ट निकालते हैं। तो कॉस्ट सेंटर में क्या होता है कि कॉस्ट वो कम से कम करेगा। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गई, कॉस्ट सेंटर पे जिम्मेदार होगा। रिवेन्यू सेंटर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, बिल्कुल सही आपने कहा, मार्केट डिपार्टमेंट आपने बिल्कुल। मार्केट डिपार्टमेंट क्या होता है कि सेल्स करते हैं, जिसके ऊपर सेल्स की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है वो रिवेन्यू सेंटर है। प्रॉफिट सेंटर में, ये प्रॉफिट सेंटर थोड़ा सा अलग है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस सेंटर प्रॉफिट सेंटर कह सकते हैं। अब ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट सेंटर में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, प्रॉफिट मतलब क्या होता है, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो अगर मैं कॉस्ट को कम कर दूं तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ जाएगा, या रिवेन्यू को ज़्यादा कर दूं तो भी मेरा प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ जाएगा।
तो करना क्या पड़ता है, मेनली हम इसको प्रॉफिट सेंटर में कॉस्ट को ही कंट्रोल करते हैं एक तरह का, क्योंकि क्या करते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो होता है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जितनी मशीनरी है उनको ठीक करने का काम करता है वो डिपार्टमेंट। तो अगर वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की उसको अप्रोच करता है और वहाँ पर रिपेयर मेंटेनेंस करता है, तो उससे कॉस्ट कम होती है और रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ता है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए प्रॉफिट सेंटर काम आता है। इन्वेस्टमेंट सेंटर वो होता है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट को अच्छे से यूटिलाइज करने का तरीका, मतलब कि क्या अभी आपको समझाया था क्या चीज़ है वो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट का कितना रिटर्न ले रहे हो वो इन्वेस्टमेंट सेंटर जज करता है। कुल मिला के सारे पॉइंट इंटररिलेटेड है ना, इंटररिलेटेड सारे पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट सेंटर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो ये हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो होता है हमारा मैनेजमेंट ऑडिट। ऑडिट मतलब होता है चेकिंग, कंपैरिजन या एग्जामिनेशन करना, किसी भी चीज़ को चेक करना। तो मैनेजमेंट ऑडिट क्या हो गया कि मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को चेक करना, इसको कहते हैं मैनेजमेंट ऑडिट। ये कराना पड़ता है कभी कभार जब आपको चेक करना है कि मैनेजमेंट की एफिशिएंसी कितनी। ज़्यादातर ये कंपनीज कराती है, क्योंकि कंपनीज में क्या होता है कि आप सबको पता है ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग होती है, शेयर होल्डर अलग है तो वो मैनेजमेंट अलग करवाते हैं। तो वो ऐसे ही मैनेजमेंट ऑडिट कराना पड़ता है जब उनकी मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, उनकी एफिशिएंसी, उनकी इफेक्टिवनेस, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को फ्यूचर में इंप्रूव कर पाए। और अगर उनकी परफॉर्मेंस खराब है तो उनकी डेफिशिएंसी पता चल जाएगी, कहाँ पर वो लैक कर रहे हैं, वो कोऑर्डिनेशन ढंग से बना पा रहे नहीं बना रहे, उनकी पॉलिसीज स्ट्रेटेजी क्या अपडेट है कि नहीं है, वो सब चेक करने के लिए हमें मैनेजमेंट ऑडिट कराना पड़ता है। तो ये तो हो गया मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। हमारा पांचवा है PERT एंड CPM एनालिसिस। क्या होते हैं चलिए समझते हैं। PERT मतलब प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, और CPM मतलब क्रिटिकल पाथ मेथड। इसका मतलब क्या होता है, नाम से पता चलता है प्रोग्राम इवोल्यूशन। कोई प्रोग्राम है, जब आप कोई भी चीज़, एक ऐसी कोई चीज़ होती है जिसमें पूरा पूरा एक प्रोग्राम होता है, सीरीज ऑफ स्टेप होते हैं। प्रोग्राम मतलब क्या होता है, जहाँ पर आपको एक के बाद एक परफॉर्म करने पड़ते हैं ना, कि पहले आपको ये करना है फिर ये करना है। जैसे कि घर बनाते हैं तो घर में वैसे होता है ना, कि जैसे कि आपको पहले नींव भरनी है, फिर आपको नक्शा बनाना है, फिर आपको दीवारें खड़ी करनी है, फिर लेंटर डालना है, ये इतने रूम होने चाहिए, सब पहले डिसाइड होता है। तो प्रोग्राम यही तो होता है, पहले आप डिसाइड करते हो कि प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या क्या करना है, और उसके साथ साथ आप चेक भी करते रहते हो। ध्यान से देखो तो आप, ऐसी एयरक्राफ्ट भी ऐसे बनता है, शिप भी ऐसी बनती है। इसमें क्या करते हैं कि पूरे वर्क को नंबर ऑफ एक्टिविटी डिवाइड करते हैं, फिर उसको अरेंज करते हैं लॉजिकल सीक्वेंस में। जैसे कि भाई मुझे पहले नींव बननी है, फिर उसके बाद मुझे नक्शा तैयार करना है, उसके बाद मुझे भाई दीवारें खड़ी करनी है। ये क्या है, ये एक लॉजिकल सीक्वेंस में आपने अरेंज कर दिया। उसके बाद आप एक डायग्राम प्रिपेयर करते हो कि भाई, जिसमें आप दिखाते हो कि देखो भाई ऐसा है कि पहले मैं ये काम करूँगा, स्टार्टिंग पॉइंट दिखाते हो, उसके बाद एंड पॉइंट दिखाते हो कि भाई मेरा यहाँ पर आपका काम खत्म हो जाएगा। मतलब कि पूरा का पूरा आपके पास ड्राफ्ट तैयार हो जाता है, ब्लू प्रिंट तैयार करते हो आप कि भाई आपको करना क्या है। फिर इसमें हम क्या करते हैं PERT में, कि हम तीन अप्रोच लाते हैं, इसको तीन टाइम बनाते हैं इसमें, कि भाई PERT किस तरह से हो सकता है। एक तो है कि ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, कि आप लॉन्गेस्ट, अगर ज़्यादा टाइम सबसे ज़्यादा लगेगा तो क्या 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 करना पड़ेगा उसके लिए। पैसिमिस्टिक में क्या होता है कि अगर, सॉरी यहाँ पर उल्टा है, ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है कि आपको सबसे शॉर्टेस्ट टाइम, सबसे कम से कम टाइम कौन सा लगेगा, यानी कि बिल्कुल ठीक टाइम। पैसिमिस्टिक क्या होता है कि सबसे लॉन्गेस्ट टाइम कौन सा लगेगा, और मोस्ट लाइकली टाइम मतलब कि शॉर्टेस्ट से भी कम। तो ये होता है हमारा PERT में, हम ये करते हैं कि हमें सबसे ऑप्टिमिस्टिक में कितना हो सकता है। CPM में क्या होता है, उसके बाद होता है हमारा CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड में क्या करते हैं कि हम एक ही टाइम मेजर करते हैं कि भाई अगर एक टाइम देखिए कि भाई एक टाइम में मुझे ये चीज़ बनानी है तो कितना टाइम लग जाएगा, इसे कहते हैं CPM में करते हैं। और CPM में कॉस्ट एस्टिमेट भी करते हैं कि एक प्रोजेक्ट की कितनी कॉस्ट आ सकती है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि मुझे सबसे लॉन्गेस्ट टाइम 5 साल लगने वाले हैं, तो 5 साल की 10 करोड़ कॉस्ट आएगी, ये CPM में मेजर कर पाएंगे। पैसिमिस्टिक में सिर्फ एक्टिविटी को हम अरेंज कर रहे हैं। फिर CPM में क्या करते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड बनाते हैं। क्रिटिकल पाथ मेथड मतलब कि आप जो एक सीरीज ऑफ स्टेप में जो सबसे लंबा स्टेप है उसको आप कैसे करोगे परफॉर्म। जैसे कि लेंटर डालने का काम होता है, एक एग्जांपल है, लेंटर डालना है आपको, तो लेंटर डालने में कितने स्टेप लगने वाले हैं, बहुत बड़ा स्टेप होते हैं। तो वो आपका क्रिटिकल पाथ मेथड होता है कि आपको लॉन्गेस्ट पाथ मेथड बनाते हो जिसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टेप में, उसको आप सीक्वेंस एक्टिविटी उसकी बनाते हो ताकि आपका प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो जाए। तो समझे क्रिटिकल पाथ मेथड मतलब कि जो क्रिटिकल चीज़ होती है किसी भी एक स्टेप में, जो आपने PERT में देखी, उसको आप एक लॉन्गेस्ट पाथ
उसको, यानी कि जो आप उसको क्रिटिकल पाथ बनाते हो उसका, कि आप उसको कम से कम समय में कैसे कर सकते हो, और अगर कोई प्लान है मोटिवेट हो उसके बाद ये करते हैं। समझ गए? यानी कि PERT CPM मैनेजर कहाँ पर आता है कि आपको जैसे कि पुल बनाना है, आपको घर बनाना है, ऐसे कोई बड़े बड़े काम करने हैं जिसमें जहाँ टाइम लगता है, तो उसमें आप पूरे के पूरे हाथों हाथ चेक भी करते रहोगे, तभी कहते हैं इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। हाथों हाथ चेक भी करते रहोगे, पूरा आपका ब्लूप्रिंट है कि भाई अगर ये नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, आपको सब कुछ पहले आपको तैयार है कि भाई आपको ये करना था, ये क्यों नहीं करा, सब कुछ पहले तैयार होता है। तो ये आपका स्टैंडर्ड बना दिया एक तरह का, और आपका साथ चेक भी होता रहता है। समझ गए? तो ये होता है हमारा PERT एंड CPM। उसके बाद होता है हमारा मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ये बड़ा ही बेहतरीन है कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है डे टू डे मैनेजमेंट ऑपरेशन में, कि अगर मैनेजमेंट को कोई भी मैनेजर को डिसीजन लेना है तो वो बड़े आराम से इस सिस्टम के थ्रू आराम से इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाती है। ये कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि सारी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें होती है कि यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है बिजनेस में, कोई भी चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखो ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो होता है काफ़ी तरीके के होते हैं। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम उस तरीके होता है जो कि मैनेजर को हेल्प करता है, मैनेजर को डिसीजन लेने की हेल्प करता है, यानी कि वही इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा उस तरीके से। जैसे कि मान के चलो कि एक सेल्स है, सेल 10 लाख की है, तो भाई ये तो इन्फॉर्मेशन कहीं से मिल जाएगी, लेकिन मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में क्या करते हैं, सेल को डिवाइड करते हैं, सेल को बताते हैं अच्छी तरह से कि भाई ये सेल है, ये चार्ट के थ्रू, बार ग्राफ के थ्रू, या इस तरीके से कि पता चलता है कि सेल की पूरी फिगर पता चलती है। जैसे कि होता है ना एनालिसिस करते हैं कि सेल की फिगर पता चलेगी कि सेल की ये कस्टमर कौन कौन से थे, कस्टमर की पूरी एजेस क्या क्या है, उसका बायोडाटा, हर एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन, ताकि मैनेजर को डिसीजन मेकिंग हेल्प हो। तो ये डाटा इन्फॉर्मेशन को इस तरह से प्रोसेस करती है कि मैनेजर को अच्छे तरीके से कोई करेक्टिव एक्शन लेना है। जैसे कि कंट्रोलिंग में करेक्टिव एक्शन लेना पड़ता है कि भाई मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए, कि मान के चलो एक मशीनरी है, वो उसमें डिफेक्टिव पार्ट है कुछ, इसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस खराब हो रही, तो वो डिफेक्टिव क्यों है वो यहाँ से पता चलेगा कि मशीनरी की पूरी इन्फॉर्मेशन अलग तरीके से। समझ गए? तो ये होता है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जो कि काफ़ी ज़्यादा काम आता है। हमने ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करी, लेकिन आपकी क्लास के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ज़्यादा डिटेलिंग आपको कर नहीं सकते थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये 6 पॉइंट आपके जितने भी है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये 6 पॉइंट को लिखना भी बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है अगर आप समझते हो इस तरीके से। आप बाद में कभी कभी आपको इंपॉर्टेंस लिखना पड़ेगा कि भाई ऑडिट की इंपॉर्टेंस बताओ, मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की इंपॉर्टेंस बता दो, तो आप आराम से बना के ले सकते हो अगर आप NCERT से पढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अच्छे समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना, और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में।